और रेलवे के 4 पेपर हुए थे, 4 पेपर मैंने दिए थे और सर के आशीर्वाद से मैं चारों पेपर क्वालिफाई हुआ था। बहुत सारी चीज़ें कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ और मैं खुद भी अलग अलग एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हूँ और आज एक अच्छी जॉब में भारत सरकार के गृह मंत्रालय में मौजूदा स्थिति में काम कर रहा हूँ। ये सारे टारगेट क्लासेज में आया था और टारगेट क्लासेस में जब आया तो उसके बाद कहीं गया भी नहीं। और जितने भी एग्जाम, जब आपको मोटिवेशन मिलता है, जब सारिक सर जैसे टीचर से आपको मोटिवेशन मिलता है तो कॉन्फिडेंस तो एकदम से बहुत हाई हो जाता है। और कॉन्फिडेंस बात तो मैं कहूँ सारिक सर की कि जब भी मैंने क्लास ली तो मतलब एकदम से सवाल वही रहता था, लेकिन उसका सॉल्यूशन का जो तरीका होता था वो आपको चेंज एकदम से मिलेगा। ध्यान रखना, अगर हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार है, हमारा एक बेस तैयार है, हमने एक तैयारी का पैटर्न बना रखा, तो फिर एग्जाम कैसा भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। हेलो, कैसे हैं कांता प्रसाद? एकदम बढ़िया सर, आप सुनाइए सर। आज कांता प्रसाद के साथ हम लोग मौजूद हैं। पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट कांता प्रसाद मौजूद हैं और आज इनको हमने ख़ास तौर से बुलाया है इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए कि किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, किस तरीके से हम अपने एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न को बनाएं अपने अकॉर्डिंगली, किस तरीके से टाइम टेबल सेट करें और सारी चीज़ें को वेरीफाई करके आगे बढ़ें। ठीक, अब मैंने इनको, खैर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बट इनको मैंने जानबूझ के क्यों बुलाया अभी पहले, क्योंकि आप थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन्होंने एक एग्ज़ाम नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। मुझे बड़ा प्राउड होता है इनको ये बताते हुए आप सभी को कि इन्होंने एक नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जिसमें रेलवे के एग्ज़ाम देखेंगे, पुलिस के एग्ज़ाम देखेंगे और बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम में। और राइट नाउ ये जो हैं वो रेलवे में करंट वर्किंग भी कर रहे हैं, रेलवे में कार्यरत भी हैं, रेलवे में जॉब भी करते हैं। तो आज इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, किस तरीके से चीज़ों को सेट करें और आगे चलें। ठीक है, तो बिना डिले करते हुए पहले इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, कांता प्रसाद से कुछ बातें करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जी कांता प्रसाद जी, पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, सर ने मेरा नाम बता दिया। मेरा नाम कांता प्रसाद है और मैं सीवीगंज कस्बा के एक बहुत छोटे से गांव सरनिया गांव से आता हूं और बहुत ही पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी एक जनरल लेबरर थे। तो मैंने कोचिंग के बारे में बात करूं तो कोचिंग मैंने 2017 में लगभग स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मैं गांव से जब पहली बार बाहर निकला तो कोचिंग की तलाश में, तो सबसे पहले मैं रामपुर गार्डन फर्स्ट टाइम आया था बरेली। तो सीधे मुझे एक हमारे मित्र थे बरेली के, तो वो बोले हम दिखा देंगे तुमको कोचिंग वगैरह के बारे में। तो हम आए थे तो सर से मुलाकात हुई तो अच्छा लगा, फिर तो हमने कोचिंग स्टार्ट की। शुरुआत में तो तैयारी ठीक ठाक चल रही थी, एक मामूली से ऐसे ही पढ़ने वाले थे जनरल। गांव से निकले, सोचा कुछ करते हैं, बड़े भाइयों ने तो कुछ किया नहीं, सोचा हम ही कुछ करते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो फिर शुरुआत की धीरे धीरे सर के साथ और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, जो भी एग्ज़ाम आते गए और निकलते गए सर की दुआ से। अच्छा कांता प्रसाद, ये मैं कांता प्रसाद की एक छोटी सी बहुत अच्छाई भी बताऊंगा। ये अपने मित्रों के साथ आए थे और मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि इन्होंने हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है पेपर को क्वालिफाई करने की, हमने वो इनसे हमेशा शेयर करी और उन्होंने एक ओबीडियंट स्टूडेंट होने के नाते उसको फॉलो किया। मैं इनकी प्रशंसा और दूसरे पैमाने से इसलिए करूँगा कि ये मुझे लगता है करीब 20 से 25 किलोमीटर रोज़ साइकिल चला के आते थे। और मुझे एक बार जब ये पता लगा कि भाई ये इतनी दूर से अपने मित्र को बैठाल के साइकिल चला के आते हैं, तो मुझे एक बार को बड़ा महसूस हुआ कि नहीं, आज भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं इन पर खास से फोकस भी करता था और इससे मैं बिल्कुल अलग से स्ट्रैटेजी, बट बात आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा इस पॉइंट से कि ये एक ऐसे स्टूडेंट में से थे जिन्होंने बिल्कुल कभी किसी की बातों में नहीं आके डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। जो बात बताई, जो उन्होंने बातों को मैंने बताया, इन्होंने फॉलो किया। और आप रियलिटी मानो कि पुलिस एसआई, जिसमें बड़े से बड़ा बच्चा जो बहुत अच्छा तैयारी करने वाला भी था, वो धराशायी हो गया। इन्होंने वहाँ पर जाके भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और रेलवे में आज अच्छी पोस्ट पे कार्यरत हैं। अभी इन्होंने बीएड भी कर रखा है। तो सरकारी कॉलेज से इन्होंने बीएड किया, वो भी उसी दौरान जब कोचिंग की स्ट्रैटेजी अपनी फॉलो कर रहे थे तभी। तो थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में। जी, बीएड के बारे में, टीचिंग लाइन के बारे में आप क्या कहते हैं? बीएड का एक्सपीरियंस तो सर बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, बस ऐसे ही मामूली ऐसे पढ़ाई करते करते समय सोचा कि चलिए देखते हैं, बीएड का एग्ज़ाम डाल दिया था और बीएड ऐसे ही अच्छी रैंक आई, बरेली कॉलेज मिला, अपना कॉलेज मिला। धीरे धीरे पढ़ाई करी
और टेट बीएड की तैयारी करते मतलब पढ़ाई करते समय ही लोगों ने कहा कि टेट भी दे लो, तो टेट की तैयारी शुरू करी। हमारे सर ने हमको टारगेट दिया कि 120 नंबर हमको चाहिए यूपी टेट में, लेकिन सर का आशीर्वाद रहा और अच्छा अचीव हुआ। 127 नंबर से हम टेट पहली बार में ही क्वालिफाई हो गए और बीएड में फर्स्ट नंबर पे थे 127 मार्क्स के साथ। बताइए, अब बीएड तो करा ही करा, पढ़ाई कोचिंग करने के साथ साथ तो टेट भी क्वालिफाई कर लिया 127 नंबर के साथ। तो आप ये समझिए, मेरा यहाँ सबको समझाने का मतलब ये है, इनके साथ सारी चीज़ शेयर करने का मेरा मकसद ये रहा कि आप समझिए स्ट्रैटेजी को किस तरीके से फॉलो। ऐसा कोई नहीं है, एग्ज़ाम हर कठिन होने लगा है, क्वेश्चन पेपर कठिन आने लगे, सारी दिक्कतें होने लगी हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना, अगर हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार है, हमारा एक बेस तैयार है, हमने एक तैयारी का पैटर्न बना रखा, तो फिर एग्जाम कैसा भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को बताइए, टाइम टेबल को बताइए, स्ट्रैटेजी को बताइए। स्ट्रैटेजी के बारे में बस मैं यही कहूँगा कि जिस चीज़ को या जिस गाइडर को आप अपनाते हैं या जिसका कहना मानना चाहते हैं, तो उसको ब्लाइंडली एकदम से जैसा वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करें। अगर वो किताब, जो किताब से आप पढ़ रहे हैं, उसको पूरी तरह डेडिकेशन चाहिए। मेन करना है तो क्यों करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये शॉप खोल लूँगा, वो शॉप खोल लूँगा, कुछ नहीं। जिस एग्ज़ाम पे आप फोकस कर रहे हैं, बस एक ही एग्ज़ाम, एक ही टीचर, उसकी बातों को आप मानेंगे, जैसा वो कह रहे हैं बस उसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल सफलता बिल्कुल मिलेगी सर। इनका कहने का मकसद है कि अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम किसी के यहाँ कोचिंग पढ़ने जाते हैं या हमें कोई गाइड करता है, तो पहले हम थोड़ा सा आकलन कर लेंगे कि उस चीज़ से हमें कितना फ़ायदा है, और उसके बाद जब एक बार आकलन कर लें, ये मेरा भी कहना रहता है सभी से कि एक बार अगर आप आकलन कर लें और फिर उस चीज़ में अगर उतर जाएं तो अपना 100% दें। एक किताब आपने अगर फॉलो करी, आपको अच्छा लगी, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसी में मत घबराइए मत, ना इधर की सुनिए ना उधर की सुनिए। एक किताब आप आराम से उस पर फोकस करके पढ़ाई करना शुरू करिए, उसी पर फोकस रखिए। अब लोगों का क्या होता है, आज के टाइम में बच्चे क्या काम करता है, ये वाला क्वेश्चन जो है कौन सी किताब में से आया था, ये ढूंढने लगते हैं। मार्केट में जाएंगे, दोस्तों से पूछेंगे, अच्छा ये वाला मटेरियल कहाँ से मिला, बस मटेरियल इकट्ठा करते रहेंगे। मटेरियल इकट्ठे करने से अगर सोल्यूशन हो जाता तो सभी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में मेरा सबसे यही कहना है कि आप कोचिंग कहीं पर पढ़ते हैं, किताब कोई सी पढ़ते हैं, तो एक बार उस टीचर पे अगर आपने भरोसा कर लिया तो आप बिल्कुल डगमगाएं नहीं, केवल वहीं पर फोकस करें और कहीं पर इधर उधर ना समझें। ठीक है, टाइम दीजिए, फेथ करिए, समझिए फेथ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फेथ नहीं करेंगे अपने टीचर के ऊपर, तब तक मुझे नहीं लगता ये चीज़ें बहुत आसान हो पाएंगी, क्योंकि कंपटीशन एक आध से नहीं है। आज के टाइम में आपका कंपटीशन 10 लाख 20 लाख, अभी तो रेलवे से पेपर हो रहे हैं तो करोड़ों में है। तो समझिए इस बात को, परसेंटाइल को समझिए। और तैयारी करने वाले भी ऐसे नहीं है, पर तैयारी करने वाले भी कौन है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बीटेक में है, कोई बीटेक करा हुआ है, कोई एमबीए करा हुआ है, मतलब बहुत प्रोफेशनली डिग्री की बात करें। अब कांता प्रसाद ने बताया कि जैसे ये एक अच्छी फैमिली से, मतलब एक बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो मैटर करता ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके इरादे और हौसले अच्छे हैं, इरादे बुलंद हैं आपके और हौसला कर लिया आपने, तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। और आज देखिए बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और अर्निंग की बात अपनी जगह हो गई, एक रिस्पेक्टफुल जॉब इनके पास है। और ये जब घर जाते हैं, परिवार में वहाँ वापस जाते हैं, तो इनके परिवार की उस एरिया में कितनी इज्जत है। और आज ये बड़े गर्व से इनके फादर, बहुत अच्छा लगता है। केवल आप पढ़ाई करके पैसा कमाने की बात नहीं हो रही, एक अलग मोटिव भी होता है इन चीज़ों के पीछे। तो मैं अब इनके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपका एग्ज़ाम, कौन कौन से एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ था, और आप उसके लिए बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि एक एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए या अलग अलग एग्ज़ाम पे? एग्ज़ाम की बात कहूँ तो सबका लगभग सिलेबस एक ही रहता है, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने टॉपिक क्लियर करें, अपने सब्जेक्ट क्लियर करें। हिंदी की बात करें तो हिंदी क्लियर करें, रीजनिंग, मैथ, बस जीएस तो जीएस में मेरा ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं बस कहूँगा कि जितना मतलब हमारे काम का है बस जीएस में उतना ही पढ़ें, और पूरे जो कुछ भी है पूरा जीएस के विशेषज्ञ बनने की कोशिश ना करें। बाकी बस मैथ, रीजनिंग जितना हमारे सर पढ़ाते हैं। मटेरियल की बात करूँ, हमारे रूम पे आर.एस. अग्रवाल की दो किताब, एक मेरे पास थी, एक दोस्त के पास थी। एच.डी. यादव की बहुत सारी किताबें थीं, लेकिन मैंने कभी ना एच.डी. यादव से पढ़ाई की ना आर.एस. अग्रवाल से। जो भी सर के नोट्स थे या जो सर क्लास में कराते थे बस उसको करता था, और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट करता था, और जो भी नए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे बस उनको करता था। और एग्ज़ाम की बात करूँ तो सबसे पहले मेरा एसएससी का MTS एग्ज़ाम निकला था 2016 वाला। उसमें 2 बार हुआ था, एक बार कैंसिल हो गया था, फिर उसमें भी हुआ था, फिर दोबारा हुआ था।
दोबारा अभी सिलेक्शन हो गया था। उसके जस्ट बाद मेरा यूपी दरोगा का निकला था, जिसमें मैं हाइट में चढ़ गया। उसके बाद बात करूं तो मेरा बीएड में हो गया था, तो बीएड करने लगा था। उसके साथ ही साथ ये अपना यूपी कांस्टेबल का हुआ था। और रेलवे के 4 पेपर हुए थे, 4 पेपर मैंने दिए थे और सर के आशीर्वाद से मैं चारों पेपर क्वालिफाई हुआ था। एक आरपीएफ एसआई, उसका फिजिकल में क्वालिफाई हो गया था, बिल्कुल सब कुछ क्वालिफाई था। बाद में जो अपर होता है लास्ट में फाइनल, उसमें बाहर हुआ था। कांस्टेबल का फिजिकल देने नहीं गया था, ग्रुप डी का फिजिकल नहीं देने गया था, और लोको पायलट में सेलेक्टेड हो गया था। अभी बस ट्रेनिंग बाकी है और इस समय मैं जॉब कर रहा हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव। बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन हाँ सारी चीज़ें अधिकारी वाली मिलती हैं कि आप नहीं चाहते कि जब आप गाड़ी से उतरें तो आपके लिए कोई गेट खोले, आपकी फ़ाइल उतारने वाला लड़का हो। तो बस सारी चीज़ें हैं बस सर के आशीर्वाद से। बस बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है, लेकिन सारे रुतबे और सारी चीज़ें एक अधिकारी वाली हैं। भारत सरकार लिखी हुई गाड़ी में जो आज भी चलता हूँ तो उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया ये चीज़ जो होती है, इसमें मैं अपनी पर्सनल बात भी शेयर करूँगा, बट मैं इनकी ज़बान से जो अभी इन्होंने ये बातें बताई कि इन्होंने हर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मतलब जिसमें ये बैठे मोस्ट प्रॉब्ली हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम था या किसी का एग्ज़ाम। और अभी इन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी नहीं, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही हूँ रेलवेज़ में। तो मुझे नहीं लगता है कोई छोटी जॉब है अभी आपके पैमाने के लिए। बहुत सारे लोग बड़े बड़े इंजीनियर्स भी जो हैं, जो बीटेक करे हुए हैं, इसको सोचते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपने आप ये सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि आपने एक प्रॉबेबली तैयारी करने के बाद उस चीज़ को हासिल किया, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑब्वियसली बात है, देखिए अभी आप एक शुरुआत होती है, शुरुआत में कोई भी एक आईपीएस भी होता है तो उसकी ट्रेनिंग भी जो होती है एक दरोगा लेवल की होती है। उसके बाद में कहीं जाके वो कहीं सीनियर लेवल पे पहुंचता है, एएसपी बनता है, डीएसपी बनता है, एएसपी बनता है, एसपी बनता है, एसएसपी बनता है, फिर डीआईजी बनता है, आईजी बनता है। तो एक पैमाना बहुत दूर का है बच्चों, वो है ना, वहाँ तक की बात एक अलग है। अभी हमें जिस पॉइंट पे बात करनी है वो इस पॉइंट पे बात हम कर रहे हैं, जो इनसे बातों को शेयर कर रहे हैं, कि जो एक पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक हम वर्दी जब पहनते हैं तो वर्दी का एक रुतबा अलग हो जाता है। एक हमारे नाम के आगे किसी नाम की चीज़ जुड़ जाती है कि हम मान लीजिए स्टेशन मास्टर हैं, हम जो है टिकट कलेक्टर हैं, तो नाम के आगे एक रुतबा लग जाता है। दुनिया एक पहचानने लगती है आपको, और आपको समझने लगती है कि आप रियलिटी में कुछ हैं, आपके अंदर ये जुनून था, आपने ये चीज़ को हासिल किया। ठीक, चलिए अब मैं एक छोटा सा, और ये जैसे इन्होंने एक पॉइंट पे डिस्कशन किया कि मैंने अलग अलग मैथ्स की किताब नहीं पढ़ी, जो मैं पढ़ाता था या जो नोट्स होते थे उनके ऊपर डिस्कशन किया इन्होंने, तो वही चीज़ को, स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, ठीक है। और इन्होंने आपको बताया किस तरीके से एक एमटीएस का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और आरपीएफ का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया, एसएससी और एसआई का, यूपी पुलिस दरोगा का। अब मान लीजिए जैसे अब इसमें कई बार ऐसा हुआ, ये मेरे सामने यहाँ है, इन्होंने मुझसे कहा कि सर वो हमारी हाइट की वजह से हम रह गए। तो ये 2 बार ऐसा हुआ, तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपके अंदर ये पॉजिटिविटी तो है कि मैं इस टाइप का एग्ज़ाम जो लाखों बच्चे दे रहे थे, वो जो उसी में मेहनत में लगे थे, जिनकी हाइट भी थी, जिनकी दौड़ भी थी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने उस एग्ज़ाम को तो एटलीस्ट क्वालिफाई किया। ये एक पॉजिटिविटी रखना अपने अंदर। तो इन्होंने इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा और ये बात को ठान लिया कि ठीक है भाई, मैं सर जो हूँ कांस्टेबल के लेवल का एग्ज़ाम नहीं दूंगा या पुलिस के वाले एग्ज़ाम नहीं दूंगा जहाँ हाइट का मैटर होता है। मैं बेसिकली जो अब एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, मैं ऐसी तैयारी करूंगा जिसमें मैं हाइट का कोई लोचा ना हो। खैर, ये एक अपनी जगह बात होती है, तैयारी करते रहिए, और मैं भी अपनी बातों को सबसे शेयर करता रहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ आप सभी से। तो आप चीज़ों को देखते रहिए, कोई दिक्कत होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे जितनी भी प्लेटफॉर्म हैं हम उन सब में मौजूद हैं। आपको कोई भी चीज़ की किसी भी तरीके से ज़रूरत होती है तो आप हमसे मालूमात कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, और मैं खुद भी अलग अलग एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हूँ, और आज एक अच्छी जॉब में भारत सरकार के गृह मंत्रालय में मौजूदा स्थिति में काम कर रहा हूँ। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। मैं आप सबके बीच में इनको क्यों लेके आता हूँ, इनसे क्यों रुतबा आपका राब्ता जिसे कहते हैं बात करवाता हूँ, वो इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि जहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, पेपर आने वाला होता है, टेंशन होने लगती है, सिलेबस कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो, तो आप इन लोगों की स्ट्रैटेजी जानिए किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। और ऐसा नहीं होगा, ये भी बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपसे इनकी मुलाकात कराई और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। आपको इनके द्वारा बताई गई बात को सुनना पड़ेगा और वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। ये अपनी बातें आपको समझाएंगे किस तरीके से तैयारी करी जाए एट लास्ट।
किस किताब से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये मैं इनसे थोड़ा सा बात करूँगा। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाने के अलावा हमारे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि सर और कुछ तरीका बताइए, तो मैं कहूँगा एग्ज़ाम निकालने के लिए बिना पढ़ाई ही है बस। एक ही जरिया है, सिर्फ पढ़ाई, मेहनत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और घंटों की बात करूं तो घंटे और दिन और ये मिनट और ये पूरा टाइम टेबल बना के मैं सोचता हूं कोई भी अच्छा है, कोई पढ़ लेता है, लेकिन सब लोग नहीं पढ़ पाते। तो मैं ये कहूँगा कि जब आपका दिल करे एकदम से जब पढ़ें तो बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ें। कोई भी काम कर रहे हैं, काम सारे करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कोई भी बंदा है तो 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता, या लगातार 12-13 घंटे मैं कहूँ तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। आपको सारे काम करना पड़ेंगे, बस आपको माहौल बनाना होगा, साथ में लोग रहें, वो पढ़ाई वाले हों, जब भी जो भी बात हो बस रिलेटेड पढ़ाई से हो। मैं पढ़ाई करने जब आया था तो मैं गाँव के यारों दोस्तों को और सोशल मीडिया को बिल्कुल सबसे दूर हो चुका था, सब कुछ मैं छोड़ चुका था। बस एक अपना पढ़ता था तो रात में टाइम नहीं देखता था। कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह के 6 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते, और उठने का टाइम होता था और रात भर सोता भी नहीं था, तो कोचिंग में आके नींद आ जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आपका दिल करे, आपको अच्छे से सब कुछ चाहिए, सारी चीज़ें हो रही हैं, पढ़ाई जब तक अच्छे से चले तब तक पढ़िए। जब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बेशक एकदम से किताबों को छोड़ दीजिए। नहीं कर रहा है, गाने सुनिए, खाना बनाइए, अच्छा खाना बनाइए, जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन जब आपका दिल करे तो एकदम से बस पढ़ाई और कुछ नहीं उसके अलावा। और जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, जिस टीचर पे आप भरोसा कर रहे हैं, पहली बात तो जब उसको स्टार्टिंग में जो भी परखना है परख लीजिए, लेकिन अब आपको लग गया कि हाँ ये सब अच्छा है, सब मेरी काम की चीज़ें, तो उसके बाद उस पर ब्लाइंडली एकदम से जो भी वो पढ़ाया उन्होंने क्लास में उसको तुरंत जाके घर पे कर लिया, 2-3 दिनों में या वीकेंड पे जाके उसका रिवीजन मार लिया। बाकी जो भी एग्जाम हो रहे हैं या करंट में जो पिछली बार क्वेश्चन आ चुके हैं उनको बस वो करना है, और बाकी कुछ नहीं करना है। बस अपने टीचर पे भरोसा करना है, और जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उन क्वेश्चन को फॉलो करना है। टाइम की बात हमको करना क्या है, पढ़ाई स्टूडेंट के लिए एक पढ़ाई के अलावा और दूसरा ऑप्शन कुछ है ही नहीं। 24 घंटों में जितना हो सकता है पढ़ाई करिए, और बाकी अपना एंजॉय भी करिए। खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपनी एक्सरसाइज करिए, सारे काम करने हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 12 घंटे मैं सोचता हूँ कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए, सब मिला के। चाहे सोशल मीडिया से, चाहे यूट्यूब से होगा या डिस्कशन से हो गया आपस में। ऐसा नहीं है कि किताबों के सामने पढ़े हैं तो बस वही पढ़ाई है कि किताबों के सामने 12 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, किताब रख ली सामने, बस डिस्कशन उधर चल रहा है उधर, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फोकस होना चाहिए। किताबों से पढ़ाई हो तो बिल्कुल ऐसी हो कि मैथ करें तो कानों में हेडफोन लगा लें, बाकी किसी की नहीं सुने, और बाकी चीज़ें हर जगह से एक्सेप्ट करना है। पढ़ाई नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, आप समाचार देख रहे हैं वहाँ से आपको चीज़ों को लेना है, आपके सामने कोई चीज़ है तो उसको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एग्ज़ाम में आती हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें आ जाती हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है। तो बस यही है स्ट्रेटजी की, मतलब जब भी पढ़ें दिल से पढ़ें, बाकी और कुछ नहीं। तो मेरा जैसा इन्होंने बताया कि भाई आप लोग जो हैं जब तैयारी करें तो आप घंटे और घड़ी की तरफ देख के इशारा ना करें। तो इसमें मैं अपनी एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आप सभी के सामने, कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ से ना उस रूम के अंदर से घड़ी हटा दें, और वो चीज़ें हटा दें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर दी हैं। क्यों? अब हम जैसे ही घड़ी की तरफ देखते हैं ना तो मतलब डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है घड़ी क्या, एक तो टक 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 करती रहती है, दूसरा हमें क्या करती रहती है, तुरंत बताएगी अच्छा आधा घंटा हो गया, फिर आपको लगेगा ओ यार आधा घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, हटाओ यार इसको, अभी थोड़ी देर बाद में देख लूँ, अच्छा ये जीके का टाइम हो गया, मैथ्स का टाइम हो गया। इन्होंने जैसा बताया कि आप 12 घंटे की तैयारी, बिल्कुल 12 घंटे 10 घंटे आपको जैसा फील लगे, ठीक। आप मान लीजिए कमज़ोर हैं तो आपको 12 या 14 घंटे भी कम लगेंगे, लेकिन कहने का मकसद यहाँ ये है जिस तरीके से हम आगे चलकर जॉब करते हैं, तो जॉब भी आप सभी लोग जानते हैं जो जॉब के घंटे होते हैं वो 9 घंटे निर्धारित हैं, सरकार द्वारा 8 से 9 घंटे निर्धारित होते हैं, ठीक है। अब ये जो 8 से 9 घंटे हमारे जो निर्धारित होते हैं वहाँ पर भी तो हमें बैठना है, वहाँ पर भी तो हमें वो कार्य करना है। अब आप पुलिस की जॉब में जाएंगे तो 12 घंटे की जॉब आज के टाइम में हो जाती है, वर्किंग सिचुएशन में 12 घंटे के आसपास की जॉब हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, जो चीज़ आपको बाद में करना है उसकी प्रैक्टिस अभी नहीं होगी तो फिर आगे भी तो आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ कहने का कुल मिला के पर्पज़ ये है प्यारे बच्चों कि आप स्ट्रैटेजी सभी के लिए एक यही रहेगी कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस को अंडरस्टूड करिए कि आप किस पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। और मुझे लगता है कि अगर आप मल्टीपल पेपर्स भी देने जा रहे हैं, जो जैसे मान लीजिए आप यूपी के कई पेपर्स देने जा रहे हैं, तो यूपी के पेपर जब आप देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई हिंदी का सेक्शन आता है, ठीक है, कहीं रीजनिंग आ रही है तो कहीं मैथ नहीं आ रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी और उत्तर प्रदेश की जीके आ रही है,
तो हिंदी और उत्तर प्रदेश की जीके पे फोकस करिए, ठीक है। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे भी आपका जैसा आशीर्वाद मिलता रहा है, बस मैं भी यही चाहूँगा कि आगे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और आगे बस एक ही सपना है कि एक बार CGL का क्रैक करें और एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब मिले। बाकी तो बस ये रेपुटेटेड तो सभी जॉब हैं, जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है आज के समय में तो, लेकिन रेपुटेटेड भी है, सब कुछ है, लेकिन एक और जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ जो मतलब सोचा कहने का है। मतलब इनका ये है कि रेपुटेशन की बात ये है कि जैसे मान लीजिए इनका कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि सबसे टफ CGL है, तो कह रहे हैं मैं तब सबसे टफ CGL भी क्वालिफाई करूंगा। इनका कहने का मकसद ये है, आप समझिएगा, इनका रेपुटेशन की बात अपनी जगह है, लेकिन इनका कहने का मेन मकसद ये है कि कोई चैलेंज देता है ना कि अरे यार तुम IAS नहीं कर सकते, तो ये कह रहा है मैं IAS भी क्वालिफाई करूंगा, परेशान मत हो। तो ये बात इनकी है, और ये बात के लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं आपसे फिर से ये कहूँगा कि आप बिल्कुल मेरे मार्गदर्शन में, तो ठीक अच्छी बात है, मैं आपको बिल्कुल लेके चलता हूँ सारी चीज़ें, बट हाँ आप जिस स्ट्रैटेजी से फॉलो करते हैं, आपका हार्डवर्क मैंने देखा है, और रियलिटी बात यह है जितने लोग कांता प्रसाद को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं इनके हार्डवर्क के बारे में, और इनके हार्डवर्क की वजह से मैं बता दूं आपको कि इनके साथ जो लोग रह के जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी वो भी आज अच्छी अच्छी जगहों पे लगे हैं। कोचिंग का क्या महत्व होता है, कोचिंग की क्या ज़रूरत है, और टारगेट क्लासेस में जब आप आए थे तो आप एक क्या सोच के आए थे, और यहाँ आने के बाद आपने जिस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, तो टारगेट क्लासेस का आपकी सफलता के पीछे क्या योगदान रहा, आपने किस तरीके से इसको देखा कि हाँ ये आपके लिए, क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि शुरू से एंड तक अब बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, और ऐसा नहीं कि जैसे मैं कहूँ कि कोई कोर्स 4 महीने में कंप्लीट हो गया या 6 महीने कंप्लीट हो जाता, बच्चे चले जाते हैं, और बट आप कंटिन्यूएशन में आते रहे, आपने छोड़ा नहीं। तो ये चीज़ का क्या, कोचिंग का क्या फ़ायदा होता है, कोचिंग का हमारी प्रिपरेशन के लिए क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें। कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग से हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और अपनी बात करूं तो मुझे तो सब कुछ ही कोचिंग से मिला है। मैं तो एक मामूली पढ़ने वाला था, तो सबसे पहले मैं एक ही कोचिंग में आया था, बस टारगेट क्लासेस में आया था, और टारगेट क्लासेस में जब आया तो उसके बाद कहीं गया भी नहीं, और जितने भी एग्ज़ाम निकाले मैंने टारगेट क्लासेस से निकाले, और जितने बार भी, ऐसा नहीं है कि एक बार चीज़ पढ़ ली तो बस वो हो गया, जितने बार भी सर ने बुलाया, और जब कम से कम कोई चीज़ें तो ऐसी हैं कि किसी चीज़ की क्लास मैंने कम से कम 10 15 बार ले ली होगी, लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे यार ये मैं पढ़ चुका हूँ, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने पढ़ चुका है तो अपनी उसमें स्पीड बढ़ाइए। तो जो सवाल आते थे, सर ने उधर सवाल बोल नहीं पाते थे, उससे पहले मेरा आंसर आ जाता था। तो बस यही है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग में आने से आपको रिवीजन मिलता है, एक अच्छे कंपटीटर मिलते हैं। अच्छे कंपटीटर मिलने से क्या होता है, आप देखते हैं। तो जब मैं आया तो मामूली सा था, लेकिन बहुत अच्छे लड़के पढ़ने वाले थे, बहुत तेज़ थे। जब मैं आया था तो मैं देखता रह जाता था कि इधर क्वेश्चन आता था, उससे पहले उनके आंसर आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं भी उसी चीज़ में रमता गया। सुबह शाम दोनों टाइम मैं साइकिल से आता था, दोनों समय तैयारी करता था। ये बात मैं बिल्कुल, एक मिनट रोकूंगा आपकी बात को। ये बात मैं भी जैसे आपसे कह रहा था, ये बात की मैं हमेशा तारीफ करता था कि ये बंदा मतलब 20-25 किलोमीटर दूर से रोज़ साइकिल से आता था। मतलब मुझे कभी कभी फील होने लगता था कि यार क्या किस तरीके से परेशानियां हैं लाइफ में, बट मैं आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से निष्पक्ष होकर आज बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ जब मैं इस प्रकार से बच्चों को मिलता हूँ, और मुझे जब इनके हार्ड वर्क से देखने को मिलता है। लोग जो सोचते हैं कि नहीं साहब कि ऐसा नहीं होता, सरकारी नौकरियाँ ऐसे नहीं मिलती, सब कुछ मिलती हैं। मैं खुद आपको बताऊँ अपने बारे में, और मेरे जो स्टूडेंट अभी, जैसे आप किसी से कभी मिलें तो वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कभी किसी ने कोई पैसा कहीं नहीं दिया या कोई भी फालतू चीज़ों में नहीं पड़े, किसी इसके चक्कर में उसके चक्कर में कहीं किसी तरीके से कोई फालतू की बातें नहीं, ठीक है। केवल उन्होंने अपनी तैयारी करी, तैयारी करके जो स्ट्रैटेजी, जो सरकार के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये फालतू की बातें होती है। वही लोग काम करते हैं जिनके पास खुद मतलब जिनके पास खुद एक स्टैंड नहीं होता, ठीक है। बट मैं सभी से ये ज़रूर कहूँगा कि जो कोचिंग का रोल है वो इन्होंने तो आपको बताया। कोचिंग का रोल बेसिकली क्या है, एक टाइम टेबल का, स्केड्यूल का। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने का क्या मतलब होता है, वैसे तो घर पे भी हमारे मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे हैं, जैसे तो मान लीजिए या बड़े भाई या कोई हैं घर में जिन्होंने हमें पढ़ाना होगा पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल में जाकर हम अपनी पढ़ाई को एक स्टैंडर्डाइज करते हैं, एक डिसिप्लिन में लेके आते हैं और उसको चैनलाइज करते हैं। इसी तरीके से कोचिंग का भी, और कोचिंग में भी ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की फैकल्टी टीचर किस तरीके का है जो आपको किस तरीके से हेल्प कर सके, क्योंकि आज ये
ये भी एक प्रोफेशन बन चुका है, एक तरीके का बिजनेस हो चुका है, तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जज करने में कि किसको जज करें। एक दुकान बहुत बाहर से अच्छी लगती है, वो मन बहक जाता है और फिर ये होता है चलो हमारा दोस्त जा रहा, चलो 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 चलो। तो जज करिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है इन सब चीज़ों से। मतलब गरीब फैमिली से था तो पैसों का सबसे बड़ा मेरे को था कि मतलब कितने फीस जाएगी, कितना क्या होगा, क्योंकि सब कोचिंग में लगभग 7,000 8,000 रुपये जाते थे। और अच्छा मैंने भी अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा खुद से ही करता था, तो मेरी जो ITI में स्कॉलरशिप आई हुई थी तो मैंने सोचा इसी से अपनी तैयारी करेंगे दरोगा की। तो मैं जब भी क्लास 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया डेमो ले रहा था, तो फिर मैं रोज़ क्लास ख़त्म होने के बाद सर से बस यही बात, सर फीस, तो सर यही याद करते थे, अरे फीस का छोड़ो बैच, पहले तुम सेटिस्फाई हो जाओ, मैं और मेरा दोस्त। तो फिर यही होता था कि मतलब फ़ीस को लेके कभी कोई वो नहीं हुआ कि, और जिस चीज़ की भी कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी तो मुझे अपने टारगेट क्लासेस से मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक फैमिली की तरह मैं रहा। और कंपटीटर जब आपको अच्छे मिलते हैं तो फिर मज़ा बहुत आता है तैयारी, और हर चीज़ को मतलब एक बोझ न बना के ना करें किसी भी चीज़ को, और किसी से ज्वेलस ना रखें। हाँ कोई है तेज पढ़ने में अच्छी बात है, लेकिन हाँ वो क्यों है तेज, क्या करता है, कैसे करता है, बस उसकी चीज़ों को देखें और अपनी चीज़ों को देखें कि मैं इससे भी आगे कैसे निकल सकता। तो लड़के मुझसे बहुत आगे थे पढ़ने में। तो जब टेस्ट हुआ, जैसे ही हर वीकली टेस्ट होता था हमारी कोचिंग में, तो जब पहला टेस्ट हुआ 5 दिन की क्लास लेने के बाद, शायद मुझे याद है तो प्रॉफिट एंड लॉस का था, लाभ हानि का जो टेस्ट था, तो उसमें लगभग 80 क्वेश्चन थे। तो 80 क्वेश्चन में जब रिजल्ट आ रहा था तो लड़कों के 14, 15, 16, 18, 20, मैक्सिमम सबके 23 थे। लेकिन जब सर ने मेरा नाम लिया उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, क्योंकि एक तो अजीब तरीके से आते थे, गांव से आते थे तो अलग ही, तो शहर के लड़के मतलब थोड़ा सा इग्नोर करते थे। लेकिन जब सर ने नाम लिया था और जब मार्क्स बताए थे तो फिर लोगों ने हाँ जान गए एक ही बार में कि हाँ ये भी कोई चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। ये एक थोड़ी सी गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा लोगों में रहती हैं, बट हाँ अपना टैलेंट को आप किस तरीके से शो कर सकते हो अपनी पढ़ाई लिखाई से, ठीक है। बिल्कुल सही बात कही कि कोचिंग के अंदर ये चीज़ें बहुत, और ये बात कांता प्रसाद की जैसे आपके सामने अभी हैं इन्होंने बताई, ऐसे मेरे पास बहुत टाइप से लोग आते थे, बहुत गरीब फैमिली से भी आते थे। तो देखिए फ़ीस का या किसी टाइप की ये चीज़ एक अलग हो जाती है, सबसे मेन होता है हमारा और आपके बीच में एक बिल्ड ट्रस्ट का। तो वो मैंने हमेशा बच्चों को दिया, हमेशा उनके साथ में खड़ा रहा, चाहे उनका फिज़िकल का एग्ज़ाम हो या किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, उनको पूरी तरीके से ट्रेन करना, उनका हौसला बढ़ाना। जिस समय पेपर होने वाला है तो पेपर के टाइम में स्पेशल बुलाता था और उनको गाइड करता था कि देखो पढ़ना तो आपने पढ़ लिया, अब आपको वहाँ पर जाके क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको परोसना है। तो उसके अंदर वो 2 घंटे का समय है या 3 घंटे का समय आपके पेपर का, उन 3 घंटे का या 2 घंटे का भरपूर इस्तेमाल किस तरीके से करें, कौन क्या करता है। जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो मैं बताता था, मैं भी जब एग्ज़ाम हॉल में जाता था तो कभी कभी क्या होता था, कोई भाई एग्ज़ाम जहाँ होता था पहले ऑफलाइन होता था, तो कभी कोई मैडम, अच्छा सरकारी स्कूल में होता था तो सरकारी स्कूलों में आपको पता है क्या एक तरीका होता है सबका, वो मैडम आपस में बात कर रही हैं, कोई चाय आ रही, कोई समोसे आ रहे हैं, वो आपस में बात, तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर उनको हड़का देता था, मैडम हमारा पेपर आप क्यों हमें परेशान कर रही हैं। तो यही चीज़ मैं बच्चों से कहता था, वो क्यों मुझे बताते थे कि अरे सर वो हम गए वहाँ पर, वो ऐसे बातें होने लगी, हम डिस्टर्ब। और ये बात रियलिटी है, आप अपना पूरी ज़िंदगी वहाँ पर आपकी एक ऐसा पॉइंट पे आप खड़े हो कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी, खुद आप सोचोगे कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, और आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, और वो किसकी वजह से, वो बातें करने की वजह से उनकी। तो आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर उनको कहें कि अरे मैम हमारा पेपर होने वाला हो रहा है, आपको क्या मजाक सूझ रही है, आपको बात करनी है, आप बाहर जाके बात करिए। तो इस टाइप की चीज़ें जो है मैं बच्चों को गाइड करता था और चीज़ों को लेके आते थे। खैर एक बात तो मैं कहूँ सारिक सर की, कि जब भी मैंने क्लास ली तो मतलब एकदम से सवाल वही रहता था, लेकिन उसका सॉल्यूशन का जो तरीका होता था वो आपको चेंज एकदम से मिलेगा। पहले अगर आप 10 सेकंड में करते थे तो जो नई बार आप पढ़ेंगे तो हमेशा बिल्कुल 5 सेकंड में बिल्कुल ईजी वे में मिलेगा आपको। और अब बात करूँ तो जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है तो सर का हमारा एक फॉर्मूला रहता था पहले से ही कि थिंक विदाउट इंक, मतलब आपको पेन नहीं उठाना है, ऐसे ही करना है। अब तो वैसे ही CBT होता है तो पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अब तो जब
से मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू की है तो मैं कभी साइट पे होता हूँ, कभी रूम पे खाना बनाता होता हूँ, तो पेन और पेपर का तो बात ही नहीं है। और मेरे आंसर भी शायद आते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी समय से आ जाते हैं जैसे ही सर क्वेश्चन करते हैं। तो वही फार्मूला मैं अपना रहा हूँ। तो बस एक ही सपना है कि एक बार CGL क्रैक करूँ। बस ऐसा है कि मतलब लोग फार्मूले अपनाते हैं और बहुत बहुत लंबी चीज़ें याद करते हैं, तो वो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ने में हो सकता है आपको ईजी हो, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप उंगलियों पे सहारे पे, अगर आप सही मायनों में आपने गणित पढ़ा है तो गणित का मतलब यही है कि आप बिल्कुल विदाउट पेन विदाउट पेपर के आप सवालों को मैथ और रीजनिंग के बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और जिसने मैथ और रीजनिंग विदाउट पेन और पेपर के कर दिया तो उसका समझ लीजिए एग्जाम क्लियर हो जाता है करने से। और जब आपको मोटिवेशन मिलता है, जब सारिक सर जैसे टीचर से आपको मोटिवेशन मिलता है तो कॉन्फिडेंस तो एकदम से बहुत हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि हाँ आपको चीज़ आती है, अच्छी बात है, लेकिन उसको और सिंपल कैसे बना सकते हैं और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, विदाउट एरर कैसे कर सकते हैं, बस वही आपको सीखना है। तो वही मैं कोशिश और आगे कर रहा हूँ अपनी। और बाकी आप सभी को मैं यही सलाह दूंगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने भले ही अच्छी बात है कि आपको आता है, लेकिन उसको और जल्दी और सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं वो आपको और सीखना होगा। तो सिलेक्शन बिल्कुल मिलेगा आराम से। और कभी भी विदाउट, मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, आज तक ना मेरे से कभी किसी ने एक भी पैसा मांगा, ना कभी किसी ने बदतमीज़ी की। और आप अगर अच्छे हैं और सही मायनों में सिलेक्शन लेके गए हैं तो आपको बिल्कुल जितना सपोर्ट मिलने चाहिए उससे ज़्यादा कहीं लोग आपको सपोर्ट करते हैं। चाहे मैं पुलिस की बात करूँ, चाहे रेलवे की बात करूँ, कहीं की बात करूँ, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस आप एक जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करके जाइए। और बिल्कुल जब मैं कांस्टेबल RPF ऐसा वो दरोगा यूपी दरोगा का देने गया था, तो जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था पहले, तो क्या हुआ था कुछ लोगों के फिंगर वेरीफाई नहीं हो रहे थे। अब वो दरअसल कुछ लोग धांधली से आए हुए थे, तो जब वो पकड़े गए थे तो मैं तो बिल्कुल बच्चा लगता ही था, अब भी बहुत मैं लगता हूँ बच्चा। तो जब उनकी मार लगा रहे थे वहाँ 2 दरोगा, तो मेरी तो वहाँ हालत ख़राब हो गई। तो ऐसा होता है, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप सही हैं, आपकी सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये इनका कहने का मकसद यही है कि जैसे दरोगा में जाते हैं तो वो हाइट फाइट ज़्यादा है सबकी, और तो अब वो वहाँ कुछ धांधली वाले मिले तो चीज़ें ऐसी होती तो एक डर। लेकिन आप अगर सही हैं तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से कोई दिक्कत है, कहीं पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी से इस बात को कहता रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी हमेशा रही है बच्चों के साथ, जैसा इन्होंने बताया, ये एक रियलिटी है। आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं, 8 से 11 के बीच में रोज़ आते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेने या बाकी क्लासेस लेने, तो कांता प्रसाद आपको वहाँ पर आज भी मौजूद नज़र आएंगे। ठीक है, रीज़न क्या है? इनको अभी जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें SSC CGL भी एक बार क्रॉस करना है, क्योंकि अभी बीच में इन्होंने दिया नहीं इस पैट को एग्ज़ाम को। अब इनका जो स्टैंडर्ड है जैसे जैसे डेवलप्ड हुआ, अब इनका जो सामने टारगेट है वो किसका है? SSC CGL का। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, मैं बताता रहता हूँ इनको। तो बता क्या रहा था उस पॉइंट में कि जैसा ये कह रहे थे कि मैं जब भी बैठता हूँ सर के पास और चैप्टर वही होता है, क्वेश्चन वही होता है, लेकिन ये सर तरीका बता देते हैं। तो मैं इतनी बार बैठा हूँ, देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता सर करते क्या है। अब ये क्या स्टैट्स है? देखो, मैं बेटा उस तरीके का टीचर नहीं हूँ जो एक बार पढ़ लिया बस पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम एडवांसमेंट हो रहा है, पहले पेपर पे होता था, आज कंप्यूटर पे पेपर हो रहा है पूरा, आज कंप्यूटर में भी लेवल अलग अलग बन गया है। तो मैं जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, उसके लिए यही बात आती है कि पेपर किस तरीके से पहले आता था, अब क्वेश्चन बदलने लगे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से, क्योंकि ऑल दो फेस आपको करना है, लेकिन मेरी भी वहाँ पर जवाबदेही यही होती है कि मुझे आपको उस स्टैंडर्ड के लायक बनाना है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप ये बात को फिक्र मत करो कि सर पेपर में ये क्वेश्चन आते कहाँ से। मैं आपको इस लेवल पर लेके जा रहा हूँ, इस तरीके से तैयारी कर रहा हूं, आपको ये सब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है पेपर में क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। हम आपका लेवल इस तरीके से बना देते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। राइट। बात करें और कुछ सब्जेक्ट की, जैसे रीजनिंग और जीके का है, तो जीके जैसे एक सब्जेक्ट की अगर बात करी जाए तो उसमें हर चीज एक फिक्स होती है। ठीक है, भारत में अगर कोई चीज पहले हो गई, किसी व्यक्ति ने पहले कर दिया, तो वो उसका नाम दर्ज हो गया, अब कोई और नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, उसका नाम आप एग्जैक्टली याद कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो स्टैटिक जीके और कुछ चलती फिरती जो जीके होती है उनमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति है वो बदलता रहेगा, ठीक है, बट भारत के पहले राष्ट्रपति वो फिक्स हैं, वो नहीं बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी
चैनल पर बने रहिए, मैं आपको और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स देता रहूँगा। शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू में आने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय बहुत 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 अच्छा हो। हमारी और टारगेट क्लासेस परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।